में हम कुछ बेसिक इकोनॉमिक्स के टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत जरूरी है, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये फैक्टर्स किस तरीके से मार्केट को अफेक्ट करते हैं। देखो, एक इन्वेस्टर के लिए बेसिक इकोनॉमिक्स की नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि कंपनीज की परफॉर्मेंस, इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नमेंट पॉलिसी और सप्लाई डिमांड जैसे क्रिटिकल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक है मैक्रो और दूसरी है माइक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स बिगर पिक्चर जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स और फॉरेन एक्सचेंज जैसे फैक्टर्स पर फोकस करती है, वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पर फोकस करती है। एज एन इन्वेस्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब है हर साल एक देश में कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जीडीपी एक देश की इकोनॉमिक हेल्थ का इंडिकेटर है। अगर जीडीपी हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ रही है तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ही अकाउंट में लिया जाता है, और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें इग्नोर किया जाता है, यानी जो प्रोडक्ट पूरी तरह से बन गए हैं उनको ही अकाउंट में लिया जाएगा। जो आधे बने हुए हैं और पूरा जिनका काम नहीं हुआ है उनको अकाउंट में नहीं लिया जाता है, ताकि डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जा सके। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा को अकाउंट में लेते हैं। इसलिए जीडीपी का नंबर और ग्रोथ ट्रैक करना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जीडीपी का डेटा आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ कई सारी रेटिंग एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं, तो अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा जीडीपी को ट्रैक करते रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी से आपको एक देश की इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में पता चलता है, लेकिन उससे आपको ये पता नहीं चलता कि उसके सिटीजन्स की क्या कंडीशन है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी पर कैपिटा का नंबर देखा जाता है। अब अगर आपको जीडीपी पर कैपिटा को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको जीडीपी का जो नंबर है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना होगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि देश में एक सिटीजन हर साल कितना कमाता है। यूरोप में एक कंट्री है लग्जमबर्ग, उसका जीडीपी पर कैपिटा $12,800 के साथ सबसे टॉप रैंक पर है। इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी $2,000 के आसपास है, यानी हमारे सिटीजन्स हर साल 1,60,000 रुपए कमाते हैं। अब आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जो कि एक सही बात है, लेकिन आपको पता है कि अभी भी इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी रैंक पूरे वर्ल्ड में 139th रैंक पर है, यानी इंडिया के सिटीजन्स अभी भी गरीब ही हैं, जबकि हमारी नॉमिनल जीडीपी रैंक 5th है। अब देखो, इसके पीछे इंडिया की पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है, बट अगर कंपैरिजन के लिए चाइना की पर कैपिटा जीडीपी देखें तो वो $10,000 के आसपास है। तो सोचिए अगर हम वहां तक पहुंच जाते हैं तो हमारी जीडीपी कहां पहुंच जाएगी। अब इसके बाद इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में जितनी भी कंपनीज हैं उनको ब्रॉडली 3 सेक्टोरल कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली है एग्रीकल्चरल, दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग और तीसरी है सर्विसेज बेस्ड। अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में ऐसी कंपनीज होती हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रॉप्स, लाइव स्टॉक और क्रॉप रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स बनाने में इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल गोदरेज एग्रोवेट, बॉम्बे बुमरा ट्रेडिंग कंपनी और वैनकीज चिकन एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें वो कंपनीज आती हैं जो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं मशीन्स, इक्विपमेंट्स और लेबर्स का यूज करके। इसमें एफएमसीजी कंपनीज आ जाती हैं, फार्मा कंपनीज आ जाती हैं, केमिकल कंपनीज आती हैं। एग्जाम्पल डिवीज लैब, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, पेज इंडस्ट्रीज या पीआई इंडस्ट्रीज। इसके बाद आता है सर्विसेज सेक्टर। इस सेक्टर में ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें बैंक्स, इंश्योरेंस, आईटी कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज या फिर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं ये आते हैं। इन कंपनीज में टिपिकली हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है और इनका प्रॉफिट मार्जिन भी हाई रहता है और इनके बिजनेसेस में ऑपरेटिंग लेवरेज भी होता है। ये सेक्टर जनरली इन्वेस्टर्स का फेवरेट होता है क्योंकि इसमें इंक्रीमेंटल रिटर्न्स कमाने के लिए ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। एग्जाम्पल टीसीएस एक सर्विसेज बेस्ड कंपनी है, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, इन्फोएज एक्सेट्रा। तो इंडियन इकोनॉमी मेनली इन 3 सेक्टर्स में ही डिवाइड की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है इन्फ्लेशन।
हर साल चीजों की कीमत बढ़ती रहती है। 10 साल पहले 100 रुपए से आप जितना सामान खरीद सकते थे, आज उतना सामान खरीदने के लिए आपको 200 या 300 रुपए भी खर्च करने पड़ सकते हैं। इस कंसेप्ट के बारे में हमने शुरू के लेक्चर्स में भी बात की है, तो आप जानते ही होंगे कि हर साल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस हैं वो बढ़ रही हैं और उसे ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। कई सारे फैक्टर्स जैसे कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज, डिमांड एंड सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ाने का रीजन है। इंडिया का कंफर्टेबल इन्फ्लेशन रेट यानी ऐसा इन्फ्लेशन रेट जिससे इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आरबीआई के अकॉर्डिंग 4 to 6% का है। तो अगर इन्फ्लेशन इतना रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है तब प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है। अब यहाँ पर आपके लिए समझना ये जरूरी है कि इन्फ्लेशन कब बढ़ता है या कब घटता है। तो देखो, इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है और इनमें एक मिसमैच हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये डिमांड बढ़ती कब है। तो देखो, जब लोगों के पास पैसा होता है तब डिमांड बढ़ती है, क्योंकि उनके पास पैसा होगा सामान खरीदने के लिए, तो वो नए नए सामान खरीदेंगे, वो उस पैसे को खर्च करेंगे और जब वो पैसे को खर्च करेंगे तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी और जब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई भी तो बढ़ेगी। अब एक लेवल पर अगर डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ये ठीक है, लेकिन जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक रेड फ्लैग है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने से जो आपके लिए जरूरी सामान है यानी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है। इससे होता यह है कि लोग अपनी डेली की जरूरत का सामान ही नहीं खरीद पाते हैं और अगर खरीद भी लेते हैं तो उसके बाद उनके पास एक्स्ट्रा सामान खरीदने के लिए पैसे बचते ही नहीं है। ये इकोनॉमी के लिए बुरा है, क्योंकि तब बाकी जो बिजनेसेस नॉन एसेंशियल आइटम्स बेचते हैं उनको सफर करना पड़ता है, और अगर बिजनेसेस सफर करेंगे तो उन्होंने अगर कोई बैंक से लोन ले रखा होगा तो बहुत सारे बिजनेसेस इस केस में अपने लोन का डिफॉल्ट भी कर सकते हैं और इससे बैंक तक कोलैप्स हो सकते हैं और अल्टीमेटली इससे इकोनॉमी को ही नुकसान होता है और इकोनॉमी भी कोलैप्स कर सकती है। आपने सुना होगा कि जिम्बाब्वे में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनके जो प्रेसिडेंट थे वो अपने मन मर्जी से नोट प्रिंट करने लगे थे। अब इससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा पैसा था वो पैसा खर्च कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सप्लाई तो लिमिटेड थी और डिमांड बढ़ रही थी, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ने लगी और फिर ऐसा होने लगा था कि हर दिन गुड्स का जो सामान था वो सिंपली डबल होने लगा था। इवन जिम्बाब्वे की हालत ये हो गई थी कि एक ब्रेड की कॉस्ट 5.5 करोड़ जिम्बाब्वियन डॉलर तक पहुंच गई थी। मतलब सोचकर भी अजीब लगता है कि एक ब्रेड के लिए 5.5 करोड़ जिम्बाब्वियन डॉलर देने पड़े। तो इससे पूरी जिम्बाब्वे की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी और जिम्बाब्वे के नोट की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई थी और लास्ट में जब कोई चारा नहीं बचा तो उन्हें अपनी करेंसी को यूएस डॉलर से रिप्लेस करना पड़ा। इस सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो इन्फ्लेशन का आउट ऑफ कंट्रोल होना बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव इन्फ्लेशन या जीरो इन्फ्लेशन भी खराब है, क्योंकि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है। इंडिया में इन्फ्लेशन को 2 डेटा से मेजर किया जाता है। पहला है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन और दूसरा है डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। बट सीपीआई के डेटा को इसमें ज्यादा वैल्यू दी जाती है। इंडिया में इन्फ्लेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रीजन से अफेक्ट हो सकता है। इंटरनल रीजन में सप्लाई और डिमांड का इशू हो सकता है और एक्सटर्नल इश्यूज में क्रूड ऑयल की प्राइस का बढ़ना या फिर बाकी कंट्रीज का इन्फ्लेशन भी इंडिया को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंडेंट है और हमारे देश को ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना होता है। तो जब भी ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो हमें उसे ज्यादा कॉस्ट में इंपोर्ट करना पड़ता है और अगर ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो इससे सारे ही एसेंशियल गुड्स और कमोडिटीज की कॉस्ट बढ़ जाती है। रिसेंटली रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद ऑयल की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ी थी, जिस वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। यहाँ पर आपको बता दूं कि कई एनालिस्ट इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ के डेटा से स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। उनका कहना है कि जीडीपी ग्रोथ का नंबर और इन्फ्लेशन के नंबर को अगर ऐड कर दिया जाए तो उससे निफ्टी 50 की ग्रोथ का अंदाजा लगाया जा सकता है। जीडीपी इंडिया का 6% से ग्रो हो रहा है और अगर इन्फ्लेशन भी 5 से 6% का मान के चलें तो निफ्टी से हम 11 से 12% के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है रिसेशन। इसका मतलब है ऐसा टाइम जब पूरी इकोनॉमी में एक डाउन टर्न देखने को मिल रहा हो। रिसेशन के पीछे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव होती है तो उसे रिसेशन माना जाता है। रिसेशन का टाइम स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि ऐसे टाइम में स्टॉक मार्केट में या तो प्राइस करेक्शन आता है, यानी या तो ज्यादातर शेयर्स की प्राइस गिरती है, या फिर टाइम करेक्शन आता है, यानी ज्यादातर शेयर्स की प्राइस बहुत लंबे टाइम तक बढ़ती ही नहीं है।
ये टाइम इंडिविजुअल्स और कंपनीज के लिए भी बुरा होता है, क्योंकि ऐसे टाइम में कंपनीज का प्रॉफिट कम होता है और इस वजह से कंपनीज कॉस्ट कटिंग करती है और ऐसे में ही आपको ले ऑफ्स देखने को मिलते हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और डिमांड भी कम हो जाती है। रिसेशन से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट को मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ाना पड़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट घटाती है, कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए, वो पैसा खर्च करें और इससे डिमांड बढ़े। नेक्स्ट कंसेप्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट। ये तब होता है जब एक देश अपने एक्सपोर्ट के मुकाबले ज्यादा इंपोर्ट करता है। अब क्योंकि सभी कंट्रीज की रिजर्व करेंसी यूएस डॉलर है, तो जब भी कोई कंट्री इंपोर्ट करती है तो उसे यूएस डॉलर पे करने पड़ते हैं, और जब वो एक्सपोर्ट करती है तो वो यूएस डॉलर अर्न करती है। अब अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करेगी तो जाहिर सी बात है इससे उसका फॉरेक्स रिजर्व कम होगा, और अगर किसी कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व कम होगा तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक होती जाएगी। और क्योंकि इंडिया भी एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है, इसलिए इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भी कम होता रहता है और फिर इंडिया को बाद में यूएस डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं, जिससे हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ाना किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। अब दोस्तों, अभी तक आप बहुत सारे कंसेप्ट सीख चुके हैं, तो अब आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट का स्टॉक में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसे समझाने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसे थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मान लेते हैं कि इंडिया का इन्फ्लेशन किसी टाइम पर 8% चला जाता है, जबकि आरबीआई का कंफर्ट लेवल 5% का रहता है। तो ऐसे में आरबीआई को इन्फ्लेशन घटाना पड़ेगा, और इन्फ्लेशन घटाने के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड को कम करना पड़ेगा। बट लोगों के पास तो पैसा है और लोग पैसा खर्च करेंगे, तो फिर तो डिमांड आएगी ही ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास एक वेपन है, और उस वेपन का नाम है रेपो रेट। तो अब समझते हैं कि ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो देखो, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक एक्सेट्रा, इन्हें रूल्स के अकॉर्डिंग अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा रखना होता है। तो इस पैसे पे आरबीआई बैंक्स को जो इंटरेस्ट पे करता है ना, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। यानी इसमें आरबीआई बैंक्स को इंटरेस्ट पे करता है। कन्वर्सली कई बार ऐसा होता है कि ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ये आरबीआई से पैसा लोन में लेते हैं, और क्योंकि वो लोन ले रहे हैं तो इसमें बैंक्स आरबीआई को इंटरेस्ट देते हैं, और इस इंटरेस्ट को ही रेपो रेट कहा जाता है। तो अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो ऐसे में बैंक्स को आरबीआई को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इससे बैंक्स का खर्चा बढ़ जाएगा। तो अगर बैंक्स का खर्चा बढ़ेगा तो उन्हें भी तो लोन्स पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को बियर कर पाएं। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इससे जिन लोगों ने होम लोन या कार लोन ले रखा होगा उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, और अगर लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो वो कोई भी एक्स्ट्रा सामान खरीद ही नहीं पाएंगे और वो अपने खर्चों में कटौती करेंगे, और जब लोग खर्चा कम करेंगे तो डिमांड घट जाएगी। और यही तो आरबीआई चाहता है, क्योंकि डिमांड घटेगी तो महंगाई भी घटेगी। अब इसे एक और एंगल से देखें तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इससे बिजनेसेस के लिए लोन लेना भी महंगा हो जाएगा। तो ऐसे में जो बिजनेस लोन लेकर खुद को एक्सपेंड करने की सोच रहे होंगे, वो या तो लोन लेंगे ही नहीं या फिर कम लेंगे। तो इससे बिजनेस की ग्रोथ कम होगी, और अगर ग्रोथ कम होगी तो इससे भी मार्केट में डिमांड घटेगी और इन्फ्लेशन कम होगा। अब अगर इसे स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर किसी कंपनी की ग्रोथ कम होगी तो इन्वेस्टर्स को वो कंपनी पसंद नहीं आएगी, जिससे उस स्टॉक की डिमांड कम होगी और उसके स्टॉक की प्राइस भी गिरेगी। इसके अलावा जिन कंपनीज ने पहले से ही लोन ले रखा होगा उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, और अगर प्रॉफिट घटेगा तो अगेन इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। इवन कुछ इन्वेस्टर्स सेल भी कर सकते हैं, जिससे उसकी डिमांड घटेगी, और डिमांड घटेगी तो उसके शेयर की प्राइस भी घट जाएगी। यानी ओवरऑल अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो इससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम होती है, डिमांड घटती है, और इससे शेयर मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसका उल्टा अगर आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, लोन रेट्स घट जाते हैं, जिससे बिजनेसेस के लिए ग्रो करना इजी हो जाता है, और बिजनेसेस ग्रो करते हैं तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ता है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट को डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि इन्वेस्टर्स सिर्फ बैंक में ही पैसा नहीं रखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी पैसा रखते हैं।
सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब है वो बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करती है। बेसिकली इसमें आप गवर्नमेंट को लोन देते हो डेवलपमेंट करने के लिए और गवर्नमेंट उस बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट देती है। और क्योंकि आपने गवर्नमेंट को लोन दिया है और गवर्नमेंट तो डिफॉल्ट करेगी नहीं, इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा सिक्योर होते हैं। ये कंसेप्ट बताने के पीछे रीजन ये है कि जब आरबीआई रेपो रेट हाइक करता है तो इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यील्ड यानी रिटर्न बढ़ जाता है। और जब आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर है, इवन हमें तो लगता है कि वो बैंक से भी ज्यादा सेफ हैं, अगर वो बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं तो ऐसे में ज्यादातर लोग बैंक से पैसा निकालकर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे और बैंक ऐसा कभी नहीं चाहेगा, इसलिए मजबूरन बैंक्स को एफडी रेट भी हाइक करना पड़ता है। अब जब बैंक्स एफडी रेट बढ़ा देते हैं तो लोग एफडी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और जब लोग एफडी में अपना पैसा रखेंगे तो भी लोगों के पास पैसा कम होगा खर्च करने के लिए और इससे भी डिमांड कम होगी। यानी एक लाइन में कहूं तो अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है तो इससे डिमांड घटती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, बट ये स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव है। अब दोस्तों इसके बाद इंडियन मार्केट की करंट सिचुएशन की बात करते हैं। तो देखो इंडियन मार्केट में 3 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। पहले रिटेल इन्वेस्टर, इसमें नॉर्मल पब्लिक आती है यानी आप और हम जो थोड़े बहुत इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर आप 2-4 करोड़ भी इन्वेस्ट करते हैं तब भी आप रिटेल इन्वेस्टर ही हो। दूसरे हैं डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसमें इंडिया के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो आती हैं। और थर्ड है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगर कोई फॉरेन एंटिटी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करती है, जैसे अगर कोई यूएस की फर्म इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो उसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज माना जाता है। इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ही है और यही लोग मार्केट की डायरेक्शन तय करते हैं। अगर एफआईआईज मार्केट से पैसा निकालते हैं और सेलिंग करते हैं तो इससे मार्केट गिरता है और अगर एफआईआईज इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे मार्केट बढ़ता है। अब इस नॉलेज के साथ करंट मार्केट कंडीशन को समझते हैं क्योंकि आगे भी ऐसे सिनेरियोज आ सकते हैं। अगर आप आज की इकोनॉमिक कंडीशन को समझेंगे तभी आप आगे के लिए प्रिपेयर रह पाएंगे। तो देखो कोविड के टाइम पर यूएस गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन में बहुत सारे डॉलर सर्कुलेट किए, इवन फ्री में पैसा बांटा। इसके साथ ही कोविड के समय पे यूएस के जो सेंट्रल बैंक थे उसने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे, तो इससे लिक्विडिटी बढ़ गई थी और लोगों के पास पैसा आ गया था। बट कोविड खत्म होने से पहले ही रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया और ऐसे में यूएस और यूरोप ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए। इसके जवाब में रशिया ने भी यूरोप को ऑयल एंड गैस बेचना बंद कर दिया। अब क्योंकि यूरोप रशियन ऑयल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, इसलिए जैसे ही ऑयल की सप्लाई कम हुई तो डिमांड हाई होने की वजह से यूरोप में ऑयल की प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसके साथ ही क्योंकि कोविड के टाइम पर सऊदी ने भी ऑयल का प्रोडक्शन कम कर दिया था और यूएसए की सऊदी के ऑयल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी, तो यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। और क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक करना शुरू कर दिया और इस वजह से यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी बॉन्ड्स का यील्ड बढ़ने लगा। अब इस सिचुएशन को आप एक यूएस इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो एक तरफ तो वॉर चल रही है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। दूसरा, इंडियन रुपीस की वैल्यू हर साल यूएस डॉलर के कंपैरिजन में 2 से 3% डेप्रिशिएट करती है, तो इससे अगर कोई यूएस का इन्वेस्टर इंडिया में 10% रिटर्न बनाता है तो उसे डेप्रिसिएशन के बाद 6 से 7% के रिटर्न मिलने हैं। तो ऐसे में अगर उसे अपने देश के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा तो फिर वो अपना पैसा 7 समुद्र पार इंडिया में क्यों रखेगा। तो ऐसे केस में एफआईआईज सेलिंग करते हैं जिस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन का इशू सिर्फ इंडिया में है तो इंडियन मार्केट तो गिरेगा ही, लेकिन इंडिया के अलावा यूएस या यूरोप में भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसका इंपैक्ट भी इंडियन मार्केट में पड़ता है। और सिर्फ इन्फ्लेशन ही नहीं, अगर इन कंट्रीज में कोई बैड न्यूज हो जैसे टेररिस्ट अटैक एक्सेट्रा तो इसका इंपैक्ट भी इंडियन मार्केट पे होता है। तो इस लेक्चर में आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो हेलो गाइज, अगर आप A2 मर्केंटाइल, मनी बॉल, प्रीति राणे, रौनक उड़ा के फंडामेंटल ट्रेडिंग, लियो जैसे न्यू ट्रेडर्स के कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। सारे